नमस्कार बच्चों। आज मैं मनीषा त्रिपाठी आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से कक्षा 7 वसंत भाग 2 की कविता विप्लव गायन अर्थात क्रांति की तान के विषय में पढ़ाने आई हूँ। और विप्लव गायन को लिखा है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी, जिनकी जीवनी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी ग्राम भयाना, शाजापुर, मध्य प्रदेश में हुआ। नवीन जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। आपने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की है। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति, जो कविता पर आधारित है। पाठ का शीर्षक है विप्लव गायन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान 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 सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिज़राबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वो ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ।
ध्रुव विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। विप्लव गायन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, रचनाकार बाल कृष्ण शर्मा नवीन, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर देवाशीष और अनुजा बिसारिया, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन। बच्चों, कवि कहते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि परतंत्र भारत में अंग्रेजों का दमन चक्र अपनी चरम सीमा पर था। अब हम सबको ऐसी क्रांति की तान सुनानी होगी जिससे समस्त देशवासी एक हो जाए। इसलिए आप सब ऐसे ओजस्वी गीतों की रचना करो जिससे संपूर्ण भारत में बदलाव आ जाए। कवि स्वतंत्रता संग्राम में अपने मारक गीतों से उथल पुथल मचाकर स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि कहता है कि एक विद्रोह की लहर एक ओर से उठे और दूसरे विद्रोह की लहर दूसरी ओर से उठे, अर्थात देश की सभी दिशाओं से क्रांति की ज्वाला जल उठे। उन भयंकर प्रलयकारी विद्रोह की लहरों से दमनकारी शत्रुओं को अपने प्राण बचाने ही मुश्किल कर जाए तो दुश्मन हमसे बचकर भाग नहीं पाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। इन पंक्तियों में कवि सभी कवियों को ऐसे गीत सुनाने के लिए कहते हैं जिससे इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हाहाकार मच जाए, अर्थात चारों तरफ क्रांति की लहर उत्पन्न हो जाए। जो अपने शत्रु अपने दमन चक्र से हाहाकार मचाए हुए हैं वे सब अब सावधान हो जाए, क्योंकि अब मैंने स्वतंत्र संसार को झकझोर देने वाले गीत को लिखना व सुनना आरंभ कर दिया है। अब तो मेरी वीणा का स्वर भी अपनी मधुरता छोड़कर क्रांति की आग ही उगलेगा। अब मेरे गीत न केवल राष्ट्र हित के लिए होंगे अपितु जनता को गुलामी के बंधन से जागृत करने के लिए भी होंगे। आज चाहे मिज़राब, सितार बजाने वाली अंगूठी को मिज़राब कहते हैं बच्चों, तो आज चाहे मिज़राब टूटे या मेरी उंगलियां ऐंठ जाए, पर मैं उन कष्टों पर अब तनिक ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने देश को आजाद कराना है अपने दुश्मनों से। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, रीतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। जब भी समाज में बदलाव की मांग उठती है तो बच्चों सभी प्रकार के शत्रुओं का कंठ रुक जाता है, अर्थात उनका महाविनाश निश्चित हो जाता है। कवियों के मारक गीत ऐसे परिवर्तन का आवाहन करते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिससे समाज के सभी शत्रु व सभी रूढ़ियां
जड़ता व कुरीतियों का भी नाश हो जाता है। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है क्षुब्ध हृदय में उत्पन्न हो चुका है, उससे कवि हृदय में क्रांति गीत जन्म लेते हैं, जिससे समस्त शत्रु नाश के सभी अवरोध नष्ट हो जाते हैं। झाड़ और झंखार दर्द है, ऐसे ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से। कवि के ऐसे ज्वलंत गीत हृदय के आक्रोश को अपनी क्रांति की तान से बाहर निकालने लगते हैं। क्रांति की ऐसी तान कवियों के हृदय से निकलती है, जिसके प्रभाव से सभी शत्रु भस्म होने लगते हैं। कवि कहते हैं कि कवि की क्रुद्ध तान क्या क्या नहीं कर सकती। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही गान तान गाती रही है कालकूट फड़की चिंतामणि। इस पंक्ति से कवि का आशय यह है कि उसके क्रांतिकारी गीतों में इतनी उत्तेजना है कि इस संसार के कण कण में क्रांति का ये स्वर मुखरित होने लगा है। शरीर का रोम रोम भी इसी क्रांति की तान से संगीत की ध्वनि को गा रहा है। कवि आगे कहता है कि केवल ये संसार ही नहीं, अपितु शेष नाग के फन में विद्यमान मणि भी अपनी ज्वाला से क्रांति की ऐसी ही मशाल जागृत कर रही है। यह गीत कवि के क्रांतिकारी हृदय की गहराइयों से होता हुआ उनके ओजमय स्वर के रूप में बाहर आया है। उनकी ध्वनि लोगों में उत्तेजना व आक्रोश उत्पन्न कर रही है। दोनों ही पंक्तियों में परिवर्तन की लहर लाने की बात कवि के द्वारा की गई है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। बच्चों, कवि कहते हैं कि समाज में बदलाव लाने वाली स्थितियों से पूर्णतया परिचित है वो, क्योंकि वह अब समझ चुके हैं कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए क्रांति का उद्बोधन अत्यंत आवश्यक है। कवि चाहे तो अपनी एक तिरछी भ्रिकुटी अर्थात विरोध के स्वर चेतना से शत्रुओं का महाविनाश मचा सकते हैं। उनकी जन चेतना का उद्बोधन ही क्रांति का पोषक है, अर्थात क्रांति की मशाल वे जगा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास को देखें। कविता से प्रश्न नंबर 1, कण कण में है व्याप्त वही स्वर से लेकर कालकूट फणिकूट चिंतामणि, वही स्वर वह ध्वनि वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कवि कहते हैं वही स्वर वह ध्वनि वही तान नव निर्माण के रास्ते खोलने के लिए तथा जन जागृति का आवाहन करने के लिए प्रयोग किए गए हैं, जो हर ओर हर दिशा में व्याप्त है। दूसरा, वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से पंक्तियों से क्या कोई संबंध है? हाँ, वही स्वर वही ध्वनि वही तान से संबंधित भाव रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से पंक्तियों से सही संबंध बनता है, क्योंकि कवि इन पंक्तियों के द्वारा वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। वही क्रोध क्रांति गीत के रूप में यहाँ पर लिखा है। वही क्रांति हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित हो रही है। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी है। इन पंक्तियों का भाव ये है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और अपनी वीणा से कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजराबें टूटकर गिर गई हैं, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठ कर घायल हो गई हैं। तो बच्चों, कविता से आगे
प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की कुछ पंक्तियां इकट्ठी करिए। तो ये तीनों कवियों की पंक्तियां आपके सामने उपस्थित है। अब देखिए अनुमान और कल्पना के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। कविता का मूल भाव है कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसीलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। और वास्तव में ये कविता बुराई के खिलाफ मशाल जलाने में समर्थ है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा की बात। प्रश्न 1 में कविता में 2 शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे पंक्ति देखिए, जिससे उथल पुथल मच जाए, कण कण में है व्याप्त वही स्वर। यहाँ पर उथल पुथल में योजक चिन्ह लगा है और कण कण में योजक चिन्ह लगा है। योजक का अर्थ है जोड़ना। तो इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। तो उत्तर इसका ये होगा कि कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। जैसे रोम रोम गाता है, तो यहाँ रोम रोम में योजक चिन्ह है। काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। प्रश्न 2, कविता में विराम चिन्ह का उपयोग करने से आगे बढ़ने या किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते समय आप काव्य पाठ कर सकते हैं। गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे देश राज जाता है, यहाँ पे विराम चिन्ह है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए, कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में जाएं तो तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास भी कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश करिए। उत्तर है तुकबंदी वाले शब्द या पद हैं बैठी है, ऐठी है, गाती रहती, क्रुद्ध युद्ध। छात्र इन शब्दों के आधार पर और भी शब्द बनाने का प्रयास करें। तो बच्चों, अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या आह्वान कर रहा है? स्वतंत्रता सेनानियों को कर रहा है, देशवासियों से कर रहा है, नवयुवकों से कर रहा है या सेना से कर रहा है? उथल पुथल मचने से कवि का क्या अभिप्राय है? विद्रोह का होना, क्रांति का आगमन, आंधी का आना, समाज में परिवर्तन का होना। नेक्स्ट, कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नव निर्माण करने की, बदलाव की या उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि कैसा गीत नहीं लिख पा रहा है? रुद्र गीत, क्रांति गीत, मारक गीत या प्रेम गीत। नेक्स्ट, कवि की वीणा में कैसी चिंगारियां आ बैठी हैं? शांति की, भ्रांति की, क्रांति की या उपयुक्त सभी। यह गीत कैसा गीत है? वीरतापूर्ण है, ओजस्वी है, रौद्र है या हास्य है? तो बच्चों देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के ये उत्तर दिए हैं जो आपको खुद चेक करने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि कैसी तान सुनाना चाहते हैं? कवि ऐसी तान सुनाना चाहते हैं जिससे चारों तरफ हलचल मच जाए। दूसरा प्रश्न,
कवि विप्लव का गान क्यों गाना चाहता है? कवि विप्लव का गान के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का आह्वान करना चाहता है तथा वह लोगों को समाज के नवनिर्माण के लिए जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने गले सड़े रीति रिवाजों व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखी जा सकती। कविता में कालकूट फणी की चिंतामणि शब्दों का अर्थ क्या है? विष से परिपूर्ण शेषनाग की सबसे प्रिय मणि उसकी चमक के बारे में कहा है कि मानो हमारे देश के लोग को वो मणि भी जागृत कर रही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह कविता हिंदी भाषा के किस वाद के विचारों को रखती है? तो प्रगतिवाद से प्रभावित है ये कविता। कवि अन्य कवियों से क्या आह्वान करता है? कवि अन्य कवियों से भी ये आह्वान करता है कि वो क्रांतिकारी गीतों की रचना करें। क्रांति लाने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? क्रांति लाने के लिए कवि ओजस्वी गीतों का सहारा लेता है। कवि के गीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कवि के गीतों से स्वतंत्रता सेनानियों का आह्वान होगा, जीर्ण शीर्ण रूढ़वादी विचारों, कुरीतियों व अंधविश्वासों का नाश भी होगा। कवि के अनुसार कविता का केंद्रीय भाव क्या है? कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोल लाना चाहता है। विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके नया देश व समाज का नव निर्माण करना चाहता है। तीसरा पॉइंट है, नव निर्माण के लिए कवि विध्वंस और महानाश को आवश्यक मानता है। यह विनाश सदियों से चली आ रही रूढ़वादी मानसिकता, जड़ता और अंधविश्वास को काटकर दूर फेंक देगा। इसके लिए कवि क्रांति की एक चिंगारी जलाने को आवश्यक मानता है। अब देखिए मूल्यपरक प्रश्न। क्या आप क्रांति के समर्थक हैं? क्या क्रांति के द्वारा समाज में व्याप्त अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है? तर्क सहित उत्तर लिखिए। हाँ, हम ऐसी क्रांति का समर्थन करते हैं जिसमें समाज के लोगों को जगाने के लिए क्रांति हो। लक्ष्य पाने के लिए क्रांति की आवश्यकता अवश्य होती है। क्रांति के द्वारा समाज में व्याप्त अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है। आधुनिक संदर्भ में भी रूढ़िवादी मानसिकता, जड़ता, अंधविश्वास को दूर करने के लिए तथा सेनानियों को जगाने के लिए, साथ ही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए क्रांति की मशाल प्रभावकारी रूप से जलाई जा सकती है। धन्यवाद।